नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 7, जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसका भाग 3 है गैर ब्राह्मण आंदोलन। प्यारे बच्चों, इस पूरे अध्याय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार भारत में रूढ़िवादी परंपराओं में परिवर्तन किया गया, किस प्रकार जातिगत भेदभाव और समाज सुधार के कार्य किए गए, और दोस्तों गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या था, ये किस वजह से चलाया गया था, क्या कारण थे इस आंदोलन के पीछे। तो देखिए बच्चों, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू होता है। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि 20वीं सदी के आरंभ में यह शुरू होने वाला आंदोलन है गैर ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मणों से इतर, ब्राह्मणों से अलग, अलावा, ठीक है ना। इस नाम से ही हमें पता चल रहा है। उनका तर्क था, यानी कि जो गैर ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया, उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, वे स्वयं को आर्यों से उत्पन्न बताते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि ज्योतिराव फूले वह भी यही तर्क देते हैं कि ब्राह्मण तो विदेशी हैं, और गैर ब्राह्मण आंदोलनकारियों द्वारा भी यही तर्क दिया गया कि ब्राह्मण तो विदेशी हैं, वे हिंदुस्तान में आते हैं, देशी लोगों को पराजित करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उसके पश्चात फिर यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वे ब्राह्मणों को जो है क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि आपने तो जो देशी लोग हैं उन्हीं पर क्या किया है, आक्रमण किया है। अब देखिए, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। तो इस प्रकार गैर ब्राह्मण आंदोलन के जो नेता है वो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसमें हम देखेंगे एक प्रसिद्ध नेता है जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। ठीक है, ये जो है ये हिंदू धर्म ग्रंथ जो होते हैं इनकी आलोचना करते हैं, जैसे कि मनुस्मृति है, भगवत गीता है, रामायण है। ऐसे ग्रंथों की ये आलोचना करते हैं जिसमें शूद्रों के लिए जो है तरह तरह के अलग अलग प्रावधान है, उनको प्रताड़ित करने के प्रावधान है। मनुस्मृति में जैसे कि शूद्रों को लेकर अलग अलग कानून बने हैं कि शूद्र जो है वो वेद नहीं सुन सकते, तरह तरह की बातें हैं। इसलिए ये हिंदू धर्म ग्रंथ जो है उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। आगे चलकर ये कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां होता यह है कि एक बार जो राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में इन्हें बुलाया जाता है। जब ये दावत में जाते हैं तो ये देखते हैं कि उस दावत में ऊंची जातियों के लिए और निम्न जातियों के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती है। तो ये देखकर उनको बड़ा ही जो है गुस्सा आता है और बड़ी ही जो है एक बुरी भावना पैदा होती है कि ये कैसी व्यवस्था है जिसमें उच्च वर्ग के लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग है। तो ये भेदभाव उन्हें पसंद नहीं आया और ये जो है पार्टी को भी छोड़ देते हैं। तो देखिए, इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। अब आगे देखिए, पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। यानी कि अब कोई ऊंची जाति वाला जो है वो इनके स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा। यहां पर जो है अछूतों को खुद ही संगठित होना पड़ेगा और खुद के हक के लिए, न्याय के लिए खुद ही एकजुट होकर मांग करनी पड़ेगी। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए पेरियार द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया जाता है। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है ना। इसी के साथ पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें जातिगत भेदभाव, श्रेणीगत व्यवस्था हम देखते हैं जिसमें ब्राह्मण को सबसे उच्च और शूद्र को सबसे निम्न माना गया है। इसलिए ये इनकी आलोचना करते हैं। मनु द्वारा रचित संहिता, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक होते हैं, आलोचना करते हैं वे इन धर्म ग्रंथों की। इसी के साथ में उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर असली सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यानी कि उनका मानना था कि ये जो ग्रंथ है
मनुस्मृति है, ये ब्राह्मण जो है वे अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ऐसे ग्रंथों की रचना करते हैं ताकि वे अपना वर्चस्व समाज में स्थापित कर सके, समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित दर्जा जो है दे सके। आगे देखते हैं, सुधारों के लिए संगठित होना। अब देखिए बच्चों, सुधार के लिए जो है अलग अलग संगठन बनते हैं, अलग अलग हम देखते हैं नेताओं के द्वारा अलग अलग संगठनों की स्थापना की जाती है ताकि समाज में व्याप्त ये जो बुराइयां हैं, ये जो जातिगत भेदभाव है, इनको समाप्त किया जा सके। देखिए, ब्रह्मो समाज की बात करें, जिसको ब्रह्मा समाज या फिर ब्रह्मो समाज कुछ भी कह दीजिए, यह संस्था जो है ये सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ठीक है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी ये और बलि के भी विरुद्ध मानी जाती है यह संस्था। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते हैं और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, कि हम किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, किसी दूसरे धर्म की जो परंपरा है उसकी आलोचना नहीं करेंगे, हम तो जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उसको सुधारने का काम करेंगे, उसको सही करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रह्मो समाज जो है वह समाज को सुधारने का काम करता है, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम करता है, मूर्ति पूजा और बलि जैसी प्रथाएं जो है इनको भी समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपको तस्वीर दिख रही है केशव चंद्र सेन की, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है वे ब्रह्मा समाज के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम संगठन की बात करें तो डेरोजियो एवं यंग बंगाल। डेरोजियो जो है 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। ये एक शिक्षक होते हैं और ये अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं किस चीज के लिए, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं या फिर जो भेदभाव है या फिर किसी भी प्रकार का जो शोषण है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो देखिए, उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई कि जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने अपने विद्यार्थियों को क्या किया, तैयार किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान किया कि सभी को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहां तस्वीर में आप देख सकते हैं डेरोजियो को। इसी के साथ फिर हम आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो है वे स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस था, उन्हीं के नाम पर पड़ता है। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। यानी कि रामकृष्ण मिशन जो है वो समाज सेवा पर बल देता था, निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करने पर बल देता था और मुक्ति पर बल देता था। यहां पर अगर हम बात करें कि रामकृष्ण मिशन के जो सिद्धांत है, जो इनके नियम है, उनको पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, इनका जो मूल नाम था वे नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है ना, याद रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका मूल नाम होता है। बाद में ये जो है स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। आपको याद होना चाहिए कि 1893 के अंदर ये शिकागो विश्व धर्म संसद के अंदर जो है हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, और उनको सुनने के बाद में न्यूयॉर्क हेरोल्ड, ये जो पत्रिका है, इसमें एक विवरण आता है कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि विदेशों से जो है हिंदुस्तान में धर्म प्रचारक आते थे, यूरोप से हम देखते हैं ईसाई प्रचारक आते थे और वे भारत में धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुना गया, तब न्यूयॉर्क हेराल्ड जो हम देखते हैं पत्रिका है, उसमें यह लिखा गया था कि ऐसे देश जहां पर इतने महान लोग रहते हैं, उन देशों में जो है धर्म प्रचारक भेजना एक मूर्खतापूर्ण काम है। इसी के साथ में स्वामी विवेकानंद ने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। तो विवेकानंद जो है वे भी समाज में, स्पेशली युवाओं में ऊर्जा भरना चाहते थे और युवाओं को राष्ट्र हित के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना
चाहते थे। भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था कि सभी एकजुट होइए, राष्ट्र की सेवा कीजिए, अपने घर से बाहर निकलिए, इस चारदीवारी से बाहर निकलिए। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का भी समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखते हैं प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। पहले जो है कम उम्र में ही महिलाओं का, लड़कियों का जो है विवाह हो जाता था, जिससे लड़कियां जो है पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। कम उम्र में बहुत सारी लड़कियां जो है विधवा हो जाती थी और विधवा होने पर उनका जीवन जो है वह एक प्रकार से समाप्त ही हो जाता था। विधवा महिलाओं के लिए जो है तरह तरह के कठोर कानून थे, कठोर नियम थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव समाज में नहीं किया जाता था, समाज में उन्हें जो है हेय दृष्टि से देखा जाता था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। विधवा विवाह, अगर विधवा का विवाह हो जाएगा तो वह भी एक नया जीवन शुरू कर सकती है, लेकिन विधवा विवाह पर पाबंदी थी। लेकिन प्रार्थना समाज के द्वारा जो है विधवा विवाह के ऊपर लगी पाबंदी को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित करवा लिया जाता है, याद रखिएगा। वेद समाज की बात करें तो मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। जिस प्रकार ब्रह्मा समाज समाज सुधार आंदोलन में हम देखते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसे ही वेद समाज भी उन्हीं से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। यहाँ पर यह भी जो है महिला शिक्षा पर बल देते हैं, विधवा विवाह पर बल देते हैं। ठीक है, तो समाज सुधार में ये मुख्य रूप से जो है जातीय भेदभाव, महिला शिक्षा और विधवा विवाह पर बल देते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है प्यारे बच्चों, ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही कहा गया था और ये सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी के अंदर अलीगढ़ में खोला गया था। अब देखिए यहां मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा से भी जो है रूबरू करवाया जाता था और अलग अलग विज्ञान और तकनीकों की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जाती थी। इसी के साथ में आगे हम देखते हैं सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन में हम देखते हैं कि सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी, याद रखना। फिर 1879 के अंदर लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये एक प्रकार से सिख धर्म के अंदर सुधारवादी आंदोलन था। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव से मुक्ति कराने का प्रयास किया कि सिख धर्म के अंदर जो जातीय भेदभाव है, जो असमानताएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है और जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया जाता है। यहां पर आप देखिए उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया ताकि शिक्षित होकर सिख जो हैं वे भी समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है खालसा कॉलेज की, जो कि अमृतसर में है। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया यह खालसा कॉलेज है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। तो देखिए निम्न जातीय आंदोलन हमने देखा कि किस प्रकार जो अछूत हैं, निम्न जाति के लोग हैं, वे स्वयं के अधिकारों के लिए, स्वयं के हितों के लिए एकजुट होते हैं और एकजुट होकर जो है एक साथ संगठित होकर जो है अपने ऊपर हो रहे जो भेदभाव हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ में सुधारों के लिए संघर्ष की हमने बात करी कि किस किस प्रकार जो है सुधार के लिए फिर संघर्ष किए जाते हैं, कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से संगठन जो है सुधार के लिए संघर्ष करते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं और दोस्तों मूल्यांकन करते हैं। देखिए शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब हिस्सा लिया था? 1893 में, 1894 में, 1895 में या 1896 में? तो याद रखिए 1893 ईस्वी के अंदर शिकागो विश्व धर्म संसद के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर भाषण देते हैं और न्यूयॉर्क हेरोल्ड के अंदर ये बात भी छपती है कि ऐसे देशों के अंदर जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग रह रहे हैं, यहाँ पर धर्म प्रचारक भेजना पूरी तरीके से मूर्खतापूर्ण बात है। नेक्स्ट देखिए यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? केशव चंद्र सेन ने, हेनरी डेरोजियो ने, सैयद अहमद खान ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो देखिए हेनरी डेरोजियो जो हैं ये यंग बंगाल मूवमेंट जो है इसको शुरू करते हैं। ये एक शिक्षक होते हैं और शिक्षक के नाते ये अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं पुराने रीति रिवाज,
पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए महिला शिक्षा पर बल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो देखिए ईवी रामास्वामी नायकर, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष या फिर स्वामी विवेकानंद। तो देखिए ईवी रामास्वामी नायकर जो है ये पेरियार के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है एक सभा के अंदर जब उच्च जाति और निम्न जातियों के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है तो उससे बड़े ही हताहत होते हैं, परेशान होते हैं और पार्टी भी छोड़ देते हैं। और दोस्तों जो पेरियार जो है ये हिंदू धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति है, रामायण है, भगवत गीता है, इनकी भी आलोचना करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सत्य और असत्य वाला। अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। तो क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो बच्चों ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, रिक्त स्थान हमें भरना है। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश 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 में हुई। तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी के अंदर बंबई में होती है ना? बिल्कुल 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। तो प्यारे बच्चों यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं यह भाग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।